डाटे के बगैर जान नहीं छूटेगी, जितने मर्जी तजर्बे कर ले आप, क्योंकि प्रोडक्शन अकाउंट रेसिपी उसने आपसे ले ली है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और प्रोडक्शन के अंदर लेबर, एफओएच, डेप्रिसिएशन, केमिकल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, सब कुछ भाई उसके अंदर चला गया। तो रहा क्या बाकी? फिर पहले फर्क यह था कि आप मंथली बेसिस पे जो देते थे उसमें सिर्फ सेल, परचेज, इनपुट आउटपुट आपको कैरी फॉरवर्ड हो गया, रिफंड आ गया जीरो रेटेड का, कुछ इंपोर्ट का आ गया, वो आप चल जाता था काम। नेक्स्ट जे का फायदा उठा लेते थे, जनाब वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वो नहीं होता उसके अंदर, डिस्प्यूट भी हुआ तो लोगों को फेवर मिल गई। अब आने वाला जो वक्त है वो क्लियरली ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि फरवरी 2025 से ऑनवर्ड अब आपके पास रियल डाटा होगा तो तभी आप आगे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी, खुद करें, किसी से करवाएं, दोनों मिलके करें, इससे डिपार्टमेंट को कोई कंसर्न नहीं है। बट यू मस्ट हैव द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो आपको फायदा भी देंगी। आप मीन्स टैक्स पेयर की बात हो रही है, जिसकी रिटर्न जा रही है, जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आप अगर आप स्टाफ हायर कर सकते हैं जो मेंटेन कर सकता है वो कर लें, अगर उनके पास स्टाफ है तो उसे कहिए वो मेंटेन करें। तो ये चीज़ तो तय बात है कि जो भी अब रिटर्न जाएगी, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न, विद होल्डिंग स्टेटमेंट, जो कुछ भी होगा वो रियल डाटे के साथ अटैच होगा। रेसिपी उसने आपसे ले ली, फिर उसने रही सही कसर निकाल दी आपकी यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है जी, वो आएगा, एचएस कोड साथ आएगा। अब लकड़ी डाल के आप लोहा नहीं बेचेंगे, ये नहीं होगा भाई। वो जितना था ना खेल तमाशा वो खत्म हो गया। सेल पहले ही बंदी हुई है, वो सेल डालेगा, आप इनपुट लेंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्कंजा टाइट होना शुरू हो गया। इसमें प्ले करने का एलिमेंट बहुत थोड़ा है। एक दो जगह है आपके पास वर्किंग प्रोसेस और रॉ मटेरियल है, उसके क्लोजिंग स्टॉक में आप ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी फिगर्स वेरीफाइबल होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जो आपके अकाउंट्स है जनाब, आपको ट्रेडिंग अकाउंट है तो H1 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्शन अकाउंट है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा एनेक्सर जे को फीड करने के लिए। अगर आप दोनों में डल जाए, 2-3 दफ़ा लोगों ने सवाल किया कि जी मैं मैन्युफैक्चर भी करता हूँ, मैं ट्रेड भी करता हूँ, तब क्या होगा? तब दोनों आएंगे भाई, H1 भी आएगा और एनेक्सर जे भी आएगा। दोनों का स्टॉक, दोनों की चीज़ें अलग अलग है। सो इट मे बी आइदर वन ऑफ देम, मे बी टू ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन और नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। लेकिन दोनों का पर्पज मोर और लेस एक ही है। ओपनिंग स्टॉक, उधर परचेज ऐड हो रही है, इधर प्रोडक्शन ऐड हो रही है, उधर भी सेल है, इधर भी सेल है, उधर भी क्लोजिंग स्टॉक है, इधर भी क्लोजिंग स्टॉक है। एक तो ये हो गया, ये मेरा पहला पॉइंट था। अब अपनी आंखें, कान और दिमाग ना खुले रखिएगा। पैसों का मामला है, अगर फिगर का हेर फेर हुआ तो सेक्शन 111 है इनकम टैक्स लॉ में। और एक और मैं बताता चलूँ, अगर आपने रिकॉर्ड वेरीफाइबल सेल टैक्स में ना दिया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अब उधर भी आया हुआ है, ये जरा नोट कर लीजिएगा। 1-2 साल हुए, बजट में आया था। पहले बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेल टैक्स में कॉन्सेप्ट नहीं था, अब है। अगर आप रिटर्न नहीं देंगे या रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्शन को एस्टिमेट करके, ज़ाहिर बात है सेल पे उन्होंने फिर सेल टैक्स फिर आपको चार्ज करना है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब आपने अकाउंटिंग साइकिल में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपने ट्रांजैक्शन से शुरू करना है, उसके जर्नल बनाना है, आगे कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट्स, फिर आपके पास जाके सारा रिजल्ट बाहर आएगा। शॉर्टकट कोई नहीं है इसका, वरना चीजें आपकी आउट हो जाएंगी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आपको अब रिकंसिलिएशंस भी लाजमी बनानी पड़ेगी। अगर आप फर्ज करें, मैं इंपोर्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर इंपोर्ट सेल टैक्स में असेस वैल्यू पे गया हुआ है, डिक्लेयर्ड और असेस वैल्यू विच एवर इज हायर, अगर वो उधर गया हुआ है, अकाउंटिंग के अंदर जो आपने रिटर्न फाइल की है या ऑडिटेड अकाउंट्स दिए हैं, इन दोनों में फर्क आ जाएगा। तो फर्क आना चाहिए भाई, क्योंकि वो असेस वैल्यू ले रहा है। अगर डिक्लेयर्ड और असेस वैल्यू में इवन के फर्क ना भी हो तब भी ये डाटा मिसमैच होगा, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस डालने होते हैं, उधर नहीं आते वो। सो इनकी रिकंसिलिएशंस, अब चाहे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, परचेज है, सेल है, इनकी रिकंसिलिएशंस अब आपको बना के रखनी पड़ेगी कि जनाब इनकम टैक्स रिटर्न में ये है और सेल टैक्स रिटर्न में ये है, और इन दोनों का फ़र्क क्या है वो आपको पहले भी आप बना के देते थे, अब आप फर्दर इसको मेंटेन करेंगे। अगर वो अब चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन है, परचेजिंग है, सेल है, जहाँ जहाँ फ़र्क आएगा अकाउंटिंग में, टैक्स में, इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में, इसकी रिकंसिलिएशन आप अपने पास बना के रख लीजिएगा। किसी वक्त भी ऑडिट होगा या मिसमैच हुआ तो वो आपसे थ्रू नोटिस या 176 अगर थर्ड पार्टी से लेना है तो तब भी वो इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का जो मेन डाटा तो आपको चौधरी साहब बताएंगे, जो भी फीडिंग आपकी होगी।
एक चीज़ तो तय हो गई कि इसका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर हो के तो फिर ही आप आगे जाएंगे। हाँ जी, आगे चले ज़रा। अब मैंने 9 पॉइंट्स आपको देने हैं जी। पहला, ओपनिंग स्टॉक लेते वक्त आपको जेल में रखना है कि जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न 2024 की फाइल की हुई है वहां से आपने शुरू करना है काम। ये जनवरी 2025 से नहीं शुरू करना, वहां से आप आएंगे, क्योंकि आप स्टॉक अगर ऑडिटेड थ्रू और अनऑडिटेड या अदरवाइज आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था वो वहां से आएगा। फिर आप पूरे जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2025 तक आप आ जाएंगे। जितना आपने परचेज किया, जितना आपने बेचा, उसकी आप रिकंसिलेशन बनाएंगे। ये डाटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये गलती नहीं करनी कि आप सिर्फ जनवरी से शुरू करें। तो जनवरी में तो स्टॉक आपने रिपोर्ट ही नहीं किया हुआ, आपने लिया कहाँ से? आप अपने क्लाइंट्स की फिजिकल सर्वे भी करें कि भाई तुम्हारे पास रिकॉर्ड कितना है वो बताओ। तो स्टॉक टेकिंग आप आज कर रहे होंगे, आपको चाहिए जनवरी का, उधर से आपने ऊपर रिपोर्ट किया हुआ फाइनेंशियल में, तो इनको रिकंसाइल करके आपने चलना है। अंधाधुंध फायरिंग नहीं मारनी है, आप सही पॉइंट के ऊपर आना है कि जनाब ये ओपनिंग था, इसमें ये परचेज हुआ, ये बिक गया, ये बाकी बच गया। ये आपका पहला पॉइंट है। ओपनिंग स्टॉक आपने क्या करना है वो वहां से शुरू करना है, नंबर 1। अगली शीट पे जी, नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये भी मैं देख रहा था कि सेक्शन 35 है जी इनकम टैक्स लॉ का, वो ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट या एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे वो आपको अलाउ करेगा। तो सेल टैक्स के अंदर तो लोअर का कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों के स्टॉक की फिगर में फ़र्क आ जाएगा। तो फिर आपने रिकंसिलेशन बना लेनी है कि उधर कॉस्ट क्या है और इधर आपने कैसे वैल्यू किया। हो सकता है इसमें फ़र्क आ जाए आपका। तो इस फ़र्क को वो अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो 111 सेक्शन अवेलेबल है, वो आपको पता है। अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 जी, बुक कीपिंग। ये मैंने आपको बता दिया, जुलाई से आप शुरू करेंगे। आपने उसके अंदर अकाउंटिंग साइकिल जो मैंने लास्ट सेशन में आपको दी थी, उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे चलो। ये जी आपका एसआरओ था, अगर आपको याद हो तो 350 था, फिर बाद में 644 आया, जिसने कहा जी कैपिटल का। अच्छा, बैलेंस शीट बनाते वक्त आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपके क्लाइंट को 5 टाइम्स वाली लिमिटेशन ना लग रही हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर। ये ना हो कि मैं जो बैलेंस शीट बना के दे रहा हूँ, अकाउंट्स बना के दे रहा हूँ, वो 644 की एसआर की वायलेशन कर रहा हूँ। तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, भाई कैसे किया आपने ये? क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ का, उससे ज़्यादा आप टर्नओवर अदर दैन मैन्युफैक्चरर के लिखा हुआ है आप नहीं कर सकते। तो बनाते वक्त जल्दी में नहीं करना, थोड़ा आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है कि दूसरी तरफ इम्पैक्ट किया जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें जी, ये जो इस दफ़ा बजट आया था जो 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हुआ है, उसमें 92 सेक्शन के अंदर उन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड की है कि अगर आपकी एओपी की टर्नओवर 300 मिलियन या उससे ज़्यादा है करंट ईयर में, या एनी ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी पिछले साल में 24 से पीछे, तो तब भी आपको 25 के अंदर ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करने हैं विद द रिटर्न। और अगर आप नहीं करेंगे तो मेंबर्स को जो शेयर फ्रॉम एओपी आएगा 88 सेक्शन में, वो उनकी इनकम में रेट पर्पज के लिए ऐड नहीं होगा, उसको टैक्स लग जाएगा। इवन कि एओपी ने टैक्स दिया भी होगा तब भी टैक्स उन्होंने लगा देना। वैसे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये डबल टैक्सेशन जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है। लेकिन प्री कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि आप ऑडिटेड अकाउंट्स देंगे तो तब आपकी जान छोड़ जाएगी। छठा पॉइंट है जी, अच्छा ऑडिटेड अकाउंट्स, अच्छा पीछे था एओपी, पिछले केस में ज़रा पीछे आइएगा, उसमें इंडिविजुअल शामिल नहीं है जी, उसको मिक्स नहीं करना क्योंकि उसकी कैपिटल सारा उधर ही ऐड होता है। आगे चले जी आप छठे पे। अब ये जो 111 चाह रहे हैं वो ये कह रहा है, अगर आपका फाइनल टैक्स रिजीम का केस है, एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जैसे 154A है आपका, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैकेनिकल, ठीक है, उस सूरत में क्या होगा, लॉ ये कह रहा है ये वो आया है 2024 में, ये पहले का है, ये 2022 फाइनेंस एक्ट में मेरा ख्याल आया था, तो ये इसको 2-3 साल अभी गुजर गए हैं इसको आए हुए। ये कह रहा है कि अगर आपका केस फाइनल टैक्स रिजीम का है और आपकी इम्प्यूटेबल इनकम जो है वो अकाउंटिंग इनकम से कम है, या इसको ऐसे कर ले कि अकाउंटिंग इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आई है वो इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा है, तो तब भी आपको ऑडिटेड अकाउंट्स ही फाइल करने पड़ेंगे, वरना अदरवाइज आप उस एक्सेस का क्रेडिट नहीं कर ले पाएंगे। सातवां देखें जी, मैनुअल। अच्छा, अब काफ़ी दोस्तों से बात हुई, मैंने कहा यार डाटा फीड करते हैं वो तो रिज़ल्ट ही कुछ और दे रहा है, ठीक है H1 एडिट हो रहा है, पर ये रिज़ल्ट क्या है, इसकी ना तो कोई फाइनेंशियल बैकअप है इसका कोई समझ आ रहा है,
ना कोई बेस समझ आ रही। हाँ ये हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि मुझे ओपनिंग स्टॉक अलग दिखाओ, मुझे क्लोजिंग स्टॉक अलग दिखाओ, मुझे प्रोडक्शन और परचेज अलग दिखाओ और मुझे सेल्स अलग दिखाओ। अगर ऐसे है तो फिर आप अपना फार्मूला पीछे से ख़त्म कर दें, हम आपको रियल फिगर वहाँ पे डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। ना ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ना ये क्लोजिंग स्टॉक इस तरह निकलता है, तो फिर ये है क्या? इसका मतलब है कि वो हर कॉलम में इंडिपेंडेंट फिगर्स आपसे मांग रहा है। मुझे ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए, क्लोजिंग भी चाहिए, परचेज और प्रोडक्शन और सेल्स। तो पर्पज़ मुझे ये समझ आ रहा है कि हर चीज़ अलग अलग वो मांग रहे हैं, तभी सेल का ताल्लुक एक्सेल सी के साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, वरना वहाँ से सेल ने आना नहीं चाहिए था उसको। मैं बताता हूँ इसके बारे में। अब हल क्या है, यही हम सोचते रहे कि अब हल क्या है। हल अभी हम ये सजेस्ट कर रहे हैं, जब तक वो F और H1 को करेक्ट नहीं कर देते, आप इसी फॉर्मेट को जो दिया हुआ है इसको एक्सेल में बनाएं या वर्ड में बना के फार्मूला अपना लगा के, तो उसको आप मैनुअली जो है अटैचमेंट साथ कर दें, ताकि आपकी रिटर्न जो है ना कम से कम वो फाइल हो जाए। देखिए अगली बात ये है, इसको आगे चलते हैं जी। मैं जजमेंट भी एक है, ATIR की जजमेंट है एक। अगर आपको याद हो तो इनकम टैक्स लॉ में ना एक वक्त ये आया था, जब हम कंपनी की रिटर्न बनाते थे ना, तो फर्नीचर में भी इनिशियल अलाउंस मिल जाता था। अभी मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो कभी ज़्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है, लॉ के मुताबिक नहीं है। अच्छा, वही प्रिंसिपल अब इधर आएगा। अगर कोई सर्कुलर, कोई रिटर्न अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है तो लॉ प्रिवेल करेगा। तो लॉ ने तो कहा ही नहीं कि आप ये जो एक्सेल आप बना रहे हैं इस तरह बनाए, इस तरह का तो बेस ही कोई नहीं है, ना अकाउंटिंग में है ना टैक्स में है। कहाँ से आया ये ना ग्रॉस प्रॉफिट है, ना ये क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग है, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो यही चाहते हैं तो इस पर रिपोर्ट में, जजमेंट में आपको बाद में कोट कर दूंगा कि अगर कोई भी चीज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ होएगी तो प्रिवेल लॉ करेगा, वो सर्कुलर या वो रिटर्न प्रिवेल नहीं करेगी। चले आगे जी, आखिरी पॉइंट है मेरा। आपने हर फिगर जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप रिकन्सिलेशन बना लें, ताकि आपको कल को अगर कोई फ़र्क आए तो आपको टैक्स ना लगे। एक जी जो मैंने पहले कहना चाहिए था वो अब आ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, उसमें वीडियोज़ अपलोडेड है, प्लस फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है। उसके पहले ही फोल्डर के ऊपर जो टैब उसका है फाइल्स का, उसको क्लिक करेंगे, 18 से 25 तक की किताबें अपलोड कर दी हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उसको डाउनलोड करें और उसको, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें पास पेपर के, उसमें एग्जाम्पल्स हैं, MCQs है। आसान लफ्ज़ों में कोशिश की गई है कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स को उसमें पेपरों के लिए, एग्ज़ाम के लिए और प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए बनाया जाए। तो आप उसमें से उसको यूज़ कर लें और जहाँ जहाँ आप लोगों को दे सकते हैं, सदका जारिया में आप भी हिस्सा डाल लें। अच्छा, इसको पहले ना इसी फाइल को खोलें। एक एग्जाम्पल मैं ट्रेडिंग की और मैन्युफैक्चरिंग की दिखा दूँ। पहले इसी फाइल को खोलेगा। ये मैंने फाइल बनाई थी, इसमें फाइनल अकाउंट का पूरा चैप्टर है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। ठीक है, ऊपर आ जाए शुरू में, इसमें बताया गया कि ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स क्या क्या होते हैं, वो बनता किस तरह है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बहुत कुछ है। ये आपके सामने जी एक सैम्पल है, आप देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, आप T फॉर्म में भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, लेस रिटर्न्स है, कैरिज इनवर्ड है, कार्टेज डायरेक्ट है, डॉक चार्जेज है, वेजेस है, ड्यूटी है, फ्रेट चार्जेज है, क्लियरिंग चार्जेज है, एट्सेट्रा है। और उधर क्रेडिट साइड पे आपके सेल्स है, लेस रिटर्न्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। फिर आपका अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा और ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई यानी इनकम अगर ज़्यादा हुई तो फिर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक फॉर्मेट है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कैसे जाता है। इसके नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आगे आएगा। आगे चले जाए और थोड़ा सा और एक और आगे एक फॉर्मेट आएगा आगे। ये है जी, यहाँ रुक जाए। अब वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इधर आएगा, या ग्रॉस लॉस होगा तो उधर जाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने हैं, सैलरी, रेंट से करते करते ये नीचे तक तमाम आपका डेबिट साइड है। फिर आपकी क्रेडिट साइड पे अगर कोई और इनकम है, यानी रेवेन्यू के अलावा अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, डिस्काउंट है, आप देख सकते हैं, कमीशन है, अदर रिसीट्स हैं, वो आपको इनकम टैक्स में पता है अदर हेड्स ऑफ इनकम भी होते हैं। अगर वो है तो आप यहाँ शो करेंगे और आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपके पास आ जाएगा। फिर बैलेंस शीट दिखाएंगे एक नज़र, आगे चले, आगे आएगी बैलेंस शीट भी। करें आगे, ये स्टेटमेंट फॉर्म है उसकी, चलते जाए। ये बस इधर रुक गए, ये आपकी बैलेंस शीट है जी। ये आप देख सकते हैं, इसमें एसेट्स
एक तरफ है लाइबिलिटीज, एक तरफ है बिल्स पेएबल, लोन्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, कैपिटल। एसेट्स में आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, स्टोर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर, ये सारे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये आपका एंड पे दोनों साइड जो है आपस में बराबर हो जाती है। अच्छा, अब इसको बंद करके ना वो जो मैंने 55 SRO था उसमें सिर्फ एक सैंपल पड़ा हुआ है उसका H1 के लिए और दूसरा आपका एनेक्सर J के लिए। वो ज़रा फिगर दिखा दें ताकि लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा, उसमें अब ये है, देखें पहले कर लेते हैं हम H1 क्योंकि सिंपल है, मतलब उससे रिलेटेड जो डाटा है। आप कहते हैं जी ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 10 लाख रुपए का, मैंने परचेज और की 20 लाख रुपए की, मेरे पास 30 लाख अवेलेबल है। उसमें से मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने 25 लाख का जो माल है वो मैंने बेच दिया। ये जी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स है, मैंने खुद ही डाटा अज्यूम किया 10,000 यूनिट थे मेरे पास, 10 मिलियन उसकी कॉस्ट है, बाकी क्रेडेंशियल आप उसके H1 के मुताबिक आप निकालेंगे। फिनिश गुड्स परचेज हुई मेरी 20,000 रुपये की, सॉरी 20,000 यूनिट है, 25 मिलियन है लेस को। अब यहाँ लड़ाई इधर है, हम कह रहे हैं कि ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स होना चाहिए, उसने सेल लिया हुआ, वो सेल एनेक्सर C में से उठाता है और वो ले लेता है और आगे नेगेटिव कई दफ़ा फिगर आ जाती है। हम कह रहे हैं कि अगर आप फिनिश गुड्स लेंगे तो तब बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये H1 के लिए डाटा होना चाहिए। लेकिन अगर उनकी इंटेंट ये है कि नहीं जी मुझे सेल आप अलग दिखाएं, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज अलग दिखाएं, तो वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा, तभी अभी तक वो करेक्शन उसकी नहीं कर रहे हैं। दूसरे पेज पे आएंगे, ये आपका जी अब आ गया वो एनेक्सर F के लिए। ये ज़्यादा इसमें आइटम है, उसकी वजह यह देखें, एक बंदा वो है जो फर्नीचर खरीदता और बेचता है तो ट्रेडिंग है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं लकड़ी खरीदता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ प्रॉपर टेबल के अंदर, बेंच के अंदर, सोफे के अंदर, जो जो मैं बना सकता हूँ उससे, तो फिर आप मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आपने पहले रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर लेबर लगाई, उस पर फैक्ट्री ओवरहेड आपके खर्चे आए, उस पर प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आपकी आई, जो जो चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कुछ डायरेक्ट आएगा, इसलिए इसमें डिटेल आपको ज़्यादा मिलेगी। आप देख सकते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर मैंने जो परचेज़ किया वो आया, उसमें से जो क्लोजिंग बच गया वो माइनस किया, तो मेरा कंज्यूम्ड जो है वो 30 मिलियन का जो मटेरियल है वो कॉस्ट आ रही है अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, जो आपने वहाँ पे फीड करनी है। डायरेक्ट लेबर ये इस प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, ये भी आप ऐड करेंगे अपने तौर पे। यूटिलिटीज़ है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है। अब आप इसमें अगर आपका देखिए वर्किंग स्टॉक जो होता है ना, चाहे रॉ मटेरियल है, वर्किंग प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। अगर बचेगा तो होगा, अगर मैंने सारा स्टॉक ही बेच दिया है तो मेरे गोडाउन में क्या होगा, कुछ भी नहीं, सारा बेच दिया भाई मैंने, मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास 10,000 यूनिट थे, मैंने 10,000 ही बेच दिए, तो क्लोजिंग क्या होगा, ज़ीरो, नहीं है भाई मेरे पास। ठीक है, बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। अच्छा, ये भी हो सकता है सारा ही बच जाए, मैंने बेचा ही कोई नहीं, मैंने ख़रीदा भी ज़रूर, ओपनिंग भी था, मैंने बेचा ही कोई नहीं, उस महीने में, उस क्वार्टर में, उस साल में। ये डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे, अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। फिर आपका ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये फिगर जो 58 मिलियन है, ये आपने प्रोडक्शन के अंदर उधर जाकर डालनी है, एनेक्सर F के अंदर, सॉरी J के अंदर, H वाला तो पहले हो गया आपका। फिर इसमें उसने आपसे लेना ओपनिंग फिनिश गुड्स जो उसने शुरू में लिखा हुआ है, और क्लोजिंग एंड पे आ रहा है, और सेल को उसने उसे अटैच करके, तो आप फिर हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये होना चाहिए, वो यहाँ से नहीं ले रहा। ये प्रोडक्शन कॉस्ट आपने बतानी है, वो नहीं आपको बताएगा, ये आपने कैलकुलेट करना। ओपनिंग स्टॉक में दूसरी बात ये हो सकता है, जब आप पहले से दूसरे महीने में जाए, वो पिछले जो क्लोजिंग है उसको ओपनिंग, अभी तो वो मैनुअल आपको परमिट कर रहा है, बट अगले महीनों में जाके हो सकता है वो आपको लिमिटेशन लगा दे कि भाई जो पीछे तुम्हारा क्लोजिंग है ना, अब वही ओपनिंग बनेगा, अब तुम और कुछ नहीं कर सकते। जैसे सेल टैक्स में कैरी फॉरवर्ड है, वो ऑटोमेटिक उठा लेता है कि भाई ये आपका आ रहा है, उसके अलावा नहीं आपको मिलेगा। तो ये आपका एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है विद कॉस्ट ऑफ सेल फॉर एनेक्सर J पर्पसेस के लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जो आ रहा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके हो सकता है कि यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हैं 10 मिलियन का क्लोजिंग स्टॉक है, वो कहता है जी NRV कम हो गई है, ये चला गया 9 मिलियन के ऊपर, तो ये 10 लाख से कम हो जाएगा,
अब आपके पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक होगा वो 9 मिलियन का होगा, जबकि उधर स्टॉक जो आ रहा होगा हो सकता है वो 10 मिलियन का आ रहा हो। फिर आप उसको रिकन्सिलेशन बना के देंगे, भाई ये सेक्शन 35 की वजह से 10 लाख का जो फ़र्क है, ये कॉस्ट और एनआरवी का फ़र्क मैंने डाला हुआ है इसके अंदर, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे आपकी चीज़ को। आपने रिकन्सिलेशन जस्टिफाई करनी है, ये आई किधर से है। गर्ज ये है कोई भी चीज़, अब जितना कुछ आप सुन लें, पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर प्रॉपर रिकॉर्डिंग के, भाई अब आप इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट, सेल टैक्स रिटर्न, विद होल्डिंग स्टेटमेंट इवन आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अब आपको रियल डाटे पे ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा बाद में ले लेते हैं, क्योंकि चौधरी साहब का भी है, तो वो सर आप कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब।